ओके डियर ट्रेनीज, नमस्कार टू ऑल। हमने 3 सीरीज़ की, 3 सेशन किए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के ऊपर। अभी ये हमारा लास्ट सेशन है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिकैप करते हैं। हम जब भी बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसमें पहली जो इशू है वो है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन, कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और प्रॉब्लम को डिफाइन करें। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब भी हम ये बात आती है आइडेंटिफाई और डिफाइन की, मीन्स इज देयर ए प्रॉब्लम है भी या नहीं। कई बार हम कुछ भी बोले और कहें कि ये एक प्रॉब्लम है, बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है, और बाद में जब थोड़ा डिस्कशन करते हैं तो पता लगता है प्रॉब्लम है ही नहीं, वो सिंपल एक स्टेटमेंट है, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है नहीं समझ में आया। व्हाट इज इट, ये है क्या, वाई इज इट हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। तो ये जो एस्पेक्ट है ये है आइडेंटिफाई और डिफाइन के। सेकेंड वन, प्लानिंग सॉल्यूशन एंड इवेल्युएटिंग बेस्ट प्लान, मीन्स उसको और एक्सप्लोर करना, तो वो है हमारा व्हाट शैल वी डू अबाउट इट। ये जो एस्पेक्ट है ये पूरा एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। फिर उस प्लान को कैरी आउट करना, जो हमने प्लान किया कि बेस्ट प्लान हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसको जब हमें कैरी आउट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो एक्शंस की हम बात कर रहे होते हैं। और क्या बात करते हैं, आर वी डूइंग व्हाट वी शुड डू। एंड लास्ट, लुकिंग बैक, मींस रिकन्फर्म डिड द प्लान वर्क, व्हाट डिड वर्क, व्हाट डिडंट वर्क, कौन सी चीज ने काम किया, कौन सी चीज ने काम नहीं किया। तो इसमें आगे बढ़ते हैं अब, कि अब एक बात आ सकती है हमारे सभी के माइंड में कि इतनी बात हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो कोई इसका बेनिफिट भी है, कोई ऐसा क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हम यूज करें। तो आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेनिफिट हैं वो है कि क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात तो करते हैं कि डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग में कि भाई जो भी हम बोल रहे हैं उसको चैलेंज किया जा सके, तो हम इट मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। पर जो एक मेजर इशू है, हर सवाल क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता। अभी हम कुछ भी सवाल कहें, किसी की कोई कुछ बात कह रहा है उसी पे सवाल उठाना, और फिर हम कहें हम क्रिटिकल थिंकर हैं, हम तो बहुत सवाल उठाते हैं। नो, नॉट एट ऑल, हर सवाल क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ये आप सबको बिल्कुल क्लियर रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे, हर सवाल क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता। जनरली हम मानते हैं कि सवाल उठाना क्रिटिकल थिंकिंग होता है, बिल्कुल सही है, सवाल उठाना होता है, लेकिन वो सवाल पर्पसफुल हो तब वो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो लॉजिकल हो। तो यहाँ लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्रिएटिविटी को एनकरेज करना, प्रॉब्लम इस तरह की हो कि बच्चा आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ सोचे कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। फिर एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही होगा, और जो स्ट्रेटजीज हैं वो स्ट्रेटजीज भी बच्चे की इंडिविजुअलाइज हो, उसको हमको प्रमोट करना चाहिए। जो भी ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने कुछ किया, आपने ठीक किया, आपने गलत किया, बच्चे ने जो किया आपने से तो अच्छा ही किया है, तो उसको हम प्रमोट करें जो वो कर रहा है, और उसमें असिस्ट करें कि इसको और बेहतर ऐसे कर सकते हो। कभी भी हम ये शब्द यूज ना करें आपने तो ये भी नहीं किया, ये इतना भी आइडिया आपको नहीं है। और फिर एक मैथमेटिक्स स्किल जो अब हम बात करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप यदि देखेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग और ये आपका लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, जब ये सारी बातें आती हैं तो मीन्स हम बात कर रहे होते हैं कॉम्पिटेंसीज की, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिंपल कोई सम दिया हमने सॉल्व कर दिया, उसमें जरूरी नहीं, कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो भी सकती है और नहीं भी, पर हमारा यहाँ फोकस है कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करना। इसलिए हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए लॉजिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक फिनोमिना 5 E's का यूज होता है, उसको हम बहुत बार छोड़ देते हैं। 5 E's जो हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के, कैसे कि हम बात करते हैं एंगेजमेंट की, पहला काम और एकमात्र काम। अब एकमात्र किसी को लगेगा बाकी काम नहीं करने, यदि ये काम ठीक से हो गया तो बाकी काम भी ठीक से हो जाएंगे, और वो क्या है, एंगेजमेंट।
फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर क्लास में जाए और सारे बच्चों के साथ एंगेज हो जाए और सारे बच्चों को अपने लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में एंगेज कर ले पूरी तरह से। फिर एंगेज के बाद उनके सामने वो प्रॉब्लम रखे, प्रॉब्लम नहीं, कोई भी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस की कोई और भी विधा है, और भी स्ट्रेटेजी है, और भी मेथोडोलॉजी है, फिर वो बच्चों को एक्सप्लोरेशन के मौके दे। एक्सप्लोर टीचर नहीं करेगा, एक्सप्लोर बच्चा करेगा और टीचर सिर्फ उसको असिस्ट करेगा। जब एक्सप्लोर करेगा फिर टीचर बच्चों से ही एक्सप्लेन कराए और उस एक्सप्लेन में कुछ कुछ बीच में अपने आप बच्चों के आधार पे, या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीचर अपना नहीं रखेगा, जो बच्चों ने कहा उसी बात को वो कंक्लूड करके एक्सप्लेन करे कि अब तक हमने क्या सीखा, उस तरह से, और कुछ उसमें थोड़ी चीजें जोड़ सकता है पर वो बच्चों की ही चीजें होंगी। और एलोबरेशन, फिर यहां तक बात हुई, अब इसको और एलोबरेट करें और फैलाना उस चीज को और एक्सटेंड तक जाना। अच्छा ये चीज तो हो ही सकती है, आगे और क्या हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी है और दूसरे मेथड्स में भी है। मान लो मैं एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल दूं कि आप सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन से जाते जाते बच्चा ये भी सीख जाए कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई रिलेशनशिप भी है क्या। यदि यहां तक भी पहुंच जाए तो ठीक है, पहुंच जाए। और फिर इवेल्युएट करना कि व्हाट वी डिड लर्न, हमने क्या सीखा। जब भी हम लैंग्वेज यूज करें क्लास में तो ये ना करें कि मैं आपको ये सिखा रहा हूं, एक लैंग्वेज होगी हमने क्या सीखा आज। फिर आगे जनरल स्ट्रेटेजीज क्या हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यदि आप देखें तो मेनली 5-6 स्ट्रेटेजीज हैं। एक है एलोगरिथम। अब आप एलोगरिथम में देखिएगा, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि 32 में जैसे 32 में और 49 ऐड करना है। अब एक एलोगरिथम स्टैंडर्ड एलोगरिथम है, हम कहते हैं 9-2 क्या हुआ, फिर 4-3 क्या हुआ, एक वहां से। एक बच्चे का एलोगरिथम है, वो तो करता है कि 30 + 2, वो 49 को कहता है 40 + 9, आगे वो 30 को कहता है 10 + 10 + 10 + 2, या वो कहता है कि 9 और 2 पहले 11 हो गए, 30 और 40 70 हो गए, और 70 और ये 81 हो गए। मतलब देयर आर मैनी वेज कि बच्चा किस तरह से करता है। ये हैं सारे के सारे एलोगरिथम, ये, लेकिन ये एलोगरिथम किसके हैं, ये बच्चों के एलोगरिथम हैं। तो कोई भी एलोगरिथम गलत नहीं है। और बच्चों के एलोगरिथम करते करते फिर हम किस एलोगरिथम पे पहुंचते हैं, फिर पहुंचते हैं हम स्टैंडर्डाइज एलोगरिथम पे। तो एलोगरिथम में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। दूसरी ह्यूरिस्टिक, जब ये एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज है और इसमें क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का इशू है। ह्यूरिस्टिक देयर आर ऑफन यूज्ड व्हेन देयर इज नो क्लियर एल्गोरिथम और सॉल्यूशन मेथड। जब कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई एल्गोरिथम भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ह्यूरिस्टिक अप्रोच हम नॉर्मली यूज करते हैं। ट्रायल एरर सब जानते हैं, ऐसे करके देखा, चलो नहीं हुआ, और तरीके से करके देखते हैं, फिर वैसे भी नहीं हुआ, और तरीके से करके देखते हैं। तो एल्गोरिथम किया, खोज हमने विधि लगाई कि चलो कुछ खोज करते हैं, ट्रायल एरर किया, उसके बाद क्रिएटिविटी। एकदम से कई बार ऐसा बल्ब जल जाता। अच्छा ये चीज ऐसे भी हो सकती है कि जैसे न्यू और इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिविटी की जो इंपॉर्टेंट उसमें एलिमेंट है वो है न्यूनेस। यदि न्यूनेस नहीं है तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। हम बेशक कह दें कि नहीं मैंने ऐसा किया है, न्यूनेस उसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकली ऐसे करना कि जो उसको एनालाइज और इवेल्युएट, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको इस तरीके से करना, एनालाइज और इवेल्युएशन उनका, कि उससे कुछ हम डिसीजन ड्रॉ कर सकें। और इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट हेल्प्स टू एंश्योर दैट द सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग एंड एविडेंसेस। अभी बोला जाता है कि ये बात मान लो, कुछ भी कोई कहता मेरी बात मान ले, भाई आपकी बात क्यों मान ले,
तो उसमें क्या है कि या तो एक साउंड रीजनिंग होनी चाहिए उसके पीछे, या एम्पेरिकल एविडेंस होनी चाहिए कि जैसे इनको देख लो तो अब तो मानोगे। तो ये क्या है, ये हैं जनरल स्ट्रेटेजीज प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लो एक मैं कहूँ कि भाई अच्छा आप ऐसा देखिए, आपको अलग अलग जगह जाना है। कोई कहता है कि मुझको आगरा जाना है, कुछ बच्चों में बात हो रही है, ट्रेनिज में बात हो रही है कि मुझको पटना जाना है, किसी को रोहतक जाना है। तो अब एक प्रॉब्लम आएगी, तो अब उस प्रॉब्लम को सब अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे। पहले देखेंगे अच्छा ये बताइए कि वहाँ के लिए किस साधन से जाना है, किस लिए जाना है, क्या जाना जरूरी है, साधन को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें आएंगी ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हीं सबसे रिलेटेड एस्पेक्ट को डील करता है। और लास्ट में आपके लिए एक वर्क है, इसको जरूर करके देखें, इंटरेस्टिंग है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वंस अपॉन ए टाइम ए किंग क्लेम कि whoever helps me in curing my toothache will be rewarded with gold equal to the weight of an elephant। राजा ने मुनादी करा दी कि जो भी मेरे दांत के दर्द को ठीक करने में मदद करेगा, उसको ठीक करेगा, उसमें सहायता करेगा, तो मैं उसको एक हाथी के बराबर, जितना हाथी का वजन होता है उतना मैं उसको गोल्ड दूंगा। तो ए पुअर वुमेन हेल्प हिम यूजिंग हर स्मार्टनेस। उसने द किंग एग्रीज टू गिव द गोल्ड बट सी नीड्स टू फाइंड आउट द वेट ऑफ एन एलिफेंट फर्स्ट। वो ये है कि राजा एग्री तो कर गया, लेकिन वो जो महिला थी वो चाहती थी कि मुझे हाथी का वेट जो है बता दिया जाए। तो हाउ वुड यू हेल्प हर, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? आप एक तरीका ऐसा बताइए कि जो हाथी का वेट किया जा सके। इतनी बड़ी कोई तराजू नहीं है जिसमें हाथी बैठ सके। हो सकता है कोई तराजू किसी जगह होती हो, कुछ बड़े वेट मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, धर्म कांटा जिसको बोलते हैं, पर नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता कि जो सबके लिए अवेलेबल हो। तो आप इस पे एक्सरसाइज कीजिएगा, थॉट कीजिएगा, और जरूर इस बात का सजेशन दीजिएगा कि हाथी का वेट हम कैसे मेजर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।